तो हमारे साथ इस वक्त ओनियन मैन ऑफ बुंदेलखंड खड़े हैं और ये प्याज की ही नर्सरी है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो इस पर उनसे बात करते हैं और जानते हैं प्याज की पूरी कहानी के बारे में और उनके ओनियन मैन ऑफ बुंदेलखंड के पुरस्कार के बारे में। तो पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आप हमें बताइएगा प्याज के बारे में और बुंदेलखंड जो ओनियन मैन का आपको खिताब मिला उस खिताब के बारे में। खरीफ प्याज में हुआ क्या कि ज़्यादातर के 80% लोगों की नर्सरी ख़त्म हो गई थी। तो हमारे साथ इस वक्त ओनियन मैन ऑफ बुंदेलखंड खड़े हैं और ये प्याज की ही नर्सरी है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो इस पर उनसे बात करते हैं और जानते हैं प्याज की पूरी कहानी के बारे में और उनके ओनियन मैन ऑफ बुंदेलखंड के पुरस्कार के बारे में। तो पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आप हमें बताइएगा प्याज के बारे में और बुंदेलखंड जो ओनियन मैन का आपको खिताब मिला उस खिताब के बारे में। खरीफ प्याज में हुआ क्या कि ज़्यादातर के 80% लोगों की नर्सरी ख़त्म हो गई थी। तो साइंटिस्टों ने यहाँ आके देखा मेरी नर्सरी को कि आपने कैसे बचाया। तो उनको लगा कि इनको ओनियन मैन ऑफ द बुंदेलखंड देना चाहिए। मेरी खरीफ की नर्सरी और खरीफ फसल देख के उन्होंने ओनियन मैन ऑफ द बुंदेलखंड से मुझे नवाजा। क्या बात है। और आपने कितना प्रोडक्शन लगभग कितना उत्पादन लिया था प्याज का पिछली बार? मैंने खरीफ में 30 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से लिया था और मेरी करीब 2 हेक्टेयर में लगी हुई थी। 2 हेक्टेयर में प्याज थी और 30 क्विंटल प्रति बीघा। हाँ, 300 क्विंटल के लगभग मैंने प्याज बेची है। क्या बात है। तो और रेट मुझे करीब 17-18 रुपए के अबाउट में मिले। बहुत बढ़िया। आप इसके बारे में बताइएगा ये प्याज की चूँकि नर्सरी है कैसे तैयार की जाती है, कब तैयार की जाती है और आपने इरिगेशन सिस्टम भी कमाल का है तो उसके बारे में चर्चा करिएगा थोड़ा। प्याज की नर्सरी जुलाई माह में तैयार की जाती है। अच्छा। लेकिन खरीफ की जब आप नर्सरी तैयार करें, बीज की बुवाई करें, उस समय कई सावधानियां रखना पड़ती है। ये बच्चों से भी ज़्यादा नाजुक है, बीमार बच्चे से भी ज़्यादा नाजुक है खरीफ फसल की नर्सरी। बहुत ही ज़्यादा फंगस, बहुत ही ज़्यादा कीड़े लगते हैं। बारिश की बीमारी, फंगस, बहुत पता नहीं क्या क्या लगता है। इसको हमें अगर हमने एक दिन भी अगर नहीं देखा तो अगर आप 3-4 दिन नहीं आए तो मालूम पड़ा कि पूरी नर्सरी आपकी खत्म हो सकती है। आपको आना ही पड़ेगा, चाहे पानी बरसे चाहे ओले गिरे, लेकिन आपको प्याज की नर्सरी देखने आना पड़ेगा कि हमारी नर्सरी में कोई बीमारी तो नहीं आ रही। और इसके पहले जब हम बीज की बुवाई करते हैं तो बीज की बुवाई करने से पहले हम आप देख रहे हैं ये बेड जो है इस तरीके से बेड बनाए जाते हैं। बिल्कुल भैया थोड़ा बेड की इस तरीके से बेड बनाए जाते हैं। बेड हमारा कम से कम बरसात के टाइम पे 1-1.5 फुट ऊंचा होना चाहिए। अच्छा। उसके बाद हम इसमें जो भी डालना है, हमारे पास तो बर्मी कंपोस्ट है, तो बर्मी कंपोस्ट के साथ में ट्राइकोडर्मा आदि मिला के हम बेड बनाने के बाद स्प्रे कर देते हैं। वो फैला देते हैं। डीएपी, बर्मी कंपोस्ट, ट्राइकोडर्मा
जो भी मतलब फर्टिलाइजर डालना है बेड बनाने के बाद डाल देते हैं। फिर इसको हम सरिया से सरिया से ऐसी लाइनें बनाते जाते हैं। अच्छा। वो जो गहराई है इसकी, बीज की गहराई 1-2 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अच्छा। और बीज बोने के पहले आपको कार्बेंडाजिम मैंकोजेब से अच्छा संशोधित करके ही बोएं। मतलब बीज को उनमें मिला के, बीज में कार्बेंडाजिम मैंकोजेब मिला के संशोधित कर लें, तभी बुवाई करें, ताकि हमारे उसमें नर्सरी में कोई बीमारी ना आने पाए। सर उसके बाद जब हमारा जमा आता है तो बीमारी आए या ना आए, खरीफ फसल में बहुत गौर करने की, बहुत ही देखभाल करने की ज़रूरत होती है। इसमें हम 1 हफ्ते बाद, बुवाई के 1 हफ्ते बाद जब हमारा 2-3 सेंटीमीटर का हो जाता है तो फिर हम इसमें COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करते हैं। वो तो बहुत ही ज़रूरी है, फंगस लगे या ना लगे। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि हमारे में कहीं कीड़े मकोड़े लग रहे हैं तो कीड़ों के हिसाब से ही दवाई डालते हैं कि कीड़ा बड़ा है छोटा है, किस दवा से मरेगा, उस हिसाब से हम मतलब उसमें स्प्रे करते हैं कीड़ों के लिए। और अगर हमारा उससे भी नहीं जाता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से, तो और हार्ड दवाएं होती हैं, जैसे आपका टेबिकोनाजोल है और मतलब बहुत सारी फंजीसाइड आती हैं, और उनका स्प्रे करते हैं। और वैसे भी बदल बदल के स्प्रे करना भी चाहिए, बदल बदल के कीटनाशक भी डालना चाहिए। इस तरीके से मैंने खरपतवार की वो खरीफ वाली नर्सरी को बचाया था। और बेड बनाना बहुत ज़रूरी है। इसमें पानी न भरने पाए, पानी न रुकने पाए, पानी रुका और आपकी नर्सरी, प्याज की नर्सरी खत्म। और इस नर्सरी में आप जैसे पानी का ये दिख रहा है, तो कितने अंतराल में पानी देते हैं, क्या क्या इसमें एहतियात बरतना पड़ता है? इसके लिए हम देखते रहते हैं कि अब हमारे बेड अगर सूखा सफ़ेद पड़ने लगता है तो बरसात में तो बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभार चलाना पड़ता है। और जैसे सर्दियों में है तो वैसे तो हम रोज़ ही चलाते हैं, ज़्यादा नहीं चलाते, 10-15 मिनट ही चलाते हैं, 15-20 मिनट चला दिए, रोज़ चला देते हैं। अच्छा। उससे ज़्यादा फायदा होता है। अगर आपने एक बार में पानी पिला दिया कि चलो अच्छी तरीके से हम गीला कर देते हैं इसको, तो वो जड़ों में ऑक्सीजन नहीं मिलती, फिर उतनी अच्छी ग्रो नहीं कर पाएगी। पानी हमेशा हल्का लगाना चाहिए और स्प्रिंकलर से लगाएं, मिनी स्प्रिंकलर से या किसी भी छोटे बड़े स्प्रिंकलर से ही लगाएं, जिससे कि वो फ्लड इरिगेशन ना होने पाए। बिल्कुल। अब बात करते हैं बरसाती प्याज की नर्सरी कब तैयार किए जाए, और इस प्याज की चूँकि अभी गर्मियाँ आने वाली हैं, तो इस प्याज की नर्सरी कब तैयार की जाए, कब बोया जाए? वैसे तो आप दिसंबर जनवरी छोड़ के सर्दियों में, और गर्मियों में मई जून छोड़ के कभी भी लगा सकते हैं। अच्छा। बीज सेम रहता है या अलग अलग? हाँ नहीं, वो बरसात का बीज अलग होता है और रबी का बीज अलग होता है। उस समय मैंने बोई थी L883 भीमा सुपर, जिसमें भीमा सुपर मेरे यहाँ बहुत अच्छी सफल हुई। अच्छा। और ये सब मार्गदर्शन किसी विश्वविद्यालय, बांदा कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर R.K. सिंह और उनके स्टाफ के, उद्यान विभाग का जो स्टाफ है बांदा कृषि विश्वविद्यालय का, उन लोगों ने मेरा बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया। और हमारे किसान विज्ञान केंद्र कुरारा हमीरपुर के डॉक्टर प्रशांत सर हैं, मैडम फूल कुमारी जी, डॉक्टर मैडम फूल कुमारी जी, वो तो ये समझिए जैसे उनका खुद का काम हो, इतना इंटरेस्ट लेके उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। बढ़िया। मुझे एक अपना भाई समझ के ही उन्होंने मतलब मार्गदर्शन किया, बहुत मेहनत की मेरे साथ। बढ़िया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। बढ़िया। उनका मैं हमेशा आभार व्यक्त करता रहूँगा। बिल्कुल। और लहसुन की भी खेती आपने बताया, लहसुन है, आलू वगैरह है, तो उस तरफ हम चलते हैं, और साथ ही साथ प्याज की जो बुवाई आपकी चल रही है उसको भी देखते हैं चल के। तो चलिए चलते हैं।
तो प्याज के खेत से निकलकर हम लहसुन के खेत में पहुंच चुके हैं। आपको देख पा रहे होंगे आप किस तरीके से ये लहसुन जो है कितना बड़ा है और किस तरीके से गट्ठा जिसे बोलते हैं हम वो बन चुका है और क्लब्स भी काफ़ी बड़ी है इसकी। और किस समय लगाया जाता है वैसे और किस समय काटा जाता है, मतलब किस समय लहसुन की रोपाई अक्टूबर माह में शुरू की जाती है। अच्छा, अक्टूबर के फर्स्ट वीक से लेके और अक्टूबर के लास्ट सप्ताह तक इसकी बुवाई हो जाना चाहिए। और ये हमारी वैरायटी जी 282 है। जी 282। इसका प्रोडक्शन करीब 20 कुंटल के लगभग एक बीघे में आता है। अच्छा, एक बीघे 20 क्विंटल जी, कमाल है। और ये उखड़ेगा कब? ये उखड़ेगा करीब अप्रैल के लास्ट में उखड़ जाएगा। अच्छा, अप्रैल के लास्ट में। अभी इसमें 2 महीने और लेगा। और ये बताइए इसकी प्रोसेस सेम प्याज की तरह रहती है, नर्सरी भी सेम तैयार होती है, क्या प्रोसेस है इसकी जो गांठ जो है जो पुट्टियाँ होती हैं, पुट्टियों की रोपाई की जाती है। पुट्टियों की रोपाई करके इसको लगाते हैं। तो चलिए अब हम इस खेत को विजिट करके, जो कि काफ़ी बड़ी फसल है, यहाँ ये मेड़ है आप देख पा रहे होंगे, ये क्यारी है, तो काफ़ी लंबी जो है ये लहसुन की फसल है। हम आगे चलते हैं, इसे लगाई जाती है वो तरीका भी हम देखेंगे। वहाँ पर आपने प्याज की नर्सरी देखी थी, अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से खेत में उस प्याज को लगाया जाता है। तो इस प्रोसेस को आप बता दीजिए कैसे लगाते हैं। और यहाँ ऊपर जो कट्टी दिख रही है प्याज, इसको भी बताइए क्यों काटते हैं। ये बहुत बड़ी हो जाती है, इस वजह से अगर हम इसको सीधा लगा दें अच्छा, तो ये मतलब मुरझाने के कारण उठ नहीं पाएगी। तो इसको हम छोटी इसको काट के ही लगाना पड़ता है। लगाने के पहले हम इसको नर्सरी से उखाड़ के लाएंगे, तो इसकी जो मिट्टी लग के आएगी उसको धुलेंगे। धुलने के बाद अच्छा, इसको हम कार्बन मैंकोजेब से संशोधित करके यहाँ लगाते हैं। अच्छा, पहले से धुला जाता है, हाँ, फिर संशोधित किया जाता है, फिर कटाई करने के बाद यहाँ रोपाई की जाती है। तो जैसा कि ऑडियंस देख पा रही होगी किस तरीके से यहाँ क्यारियों में जो है वो प्याज लगाई जा रही है। इसमें क्या कुछ गहराई तय होती है, क्या करना होता है? इसमें जो बिल्कुल ऊपर ही रखी जाती है, कि इतनी ऊपर रखी जाती है कि मात्र इतनी गहराई रहे कि ये पानी में बहने ना पाए पानी लगाते समय। अच्छा, पानी लगाने मतलब एक प्रकार से ऊंचा रखना चाहिए, इसे ज़्यादा ज़मीन में गाड़ना नहीं चाहिए। अगर ज़मीन में गहरा कर देंगे तो खुदाई में दिक्कत आएगी, गांठ भी छोटी पड़ेगी। जितना ऊपर रहेगा उतनी बड़ी गांठ आएगी और खुदाई में भी आसानी होगी। जैसा कि उस पे दिख रहा है वहाँ पे पानी भी लग चुका है वहाँ पे। हाँ, जिन क्यारियों में बोते जा रहे हैं जैसे ही बुवाई होती जाती है पीछे से हम पानी लगाते हैं। अच्छा, अगर ज़्यादा टाइम तक पानी नहीं लगाया तो पौधा ज़्यादा मुरझाने के कारण देर में डेवलप कर पाएगा। अच्छा, और इसको खेत को तैयार कैसे किया है आपने? और ये क्यारियाँ लगभग कितनी चौड़ी हैं? ये करीब 1 मीटर के आसपास की क्यारी की चौड़ाई रखते हैं, 1-1.25 मीटर, ताकि एक आदमी वहाँ बैठ जाए, एक मजदूर इस तरफ बैठ जाए और उनका हाथ जो है निंदाई करते समय मतलब बीच तक आ जाए, दोनों का हाथ मिल जाए। अच्छा। निंदाई करने की में मतलब सहूलियत होती है, ताकि हमें मतलब फसल में ना घुसना पड़े। खेत की तैयारी हम इसमें पहले 1 बीघा के में हम 4 ट्रॉली गोबर डालते हैं। फिर उसके बाद कम से कम 5-6 बखराई कल्टीवेटर से करते हैं। अच्छा, और रोटावेटर की तो तब तक करते रहते हैं चाहे हमें 2 करना पड़ जाए या 3 करना पड़ जाए, जब तक कि हमारा खेत भुरभुरा ना हो जाए। जब अगर खेत भुरभुरा नहीं होगा तो लगाने में दिक्कत आती है। लगाने में समझ। चलिए हम देखते हैं और ऑडियंस को ये भी दिखा दें खेत किस तरीके से जो है वो भुरभुरा किया गया है। आगे हम देखते हैं और उस मशीन को भी चला कर देखते हैं किस तरीके से वो ज़मीन को भुरभुरा करती है। तो प्याज का लगभग पूरा पीरियड रोपने से लेकर मतलब काटने तक कितना लगभग ये पीरियड रहता है? प्याज नर्सरी में 45 दिन से 60 दिन तक रहती है। मैक्सिमम 60 दिन और मिनिमम 45 दिन होना चाहिए। 60 दिन से अगर ज़्यादा अगर हमारी नर्सरी हो जाती है तो उसमें फूल आने लगते हैं। अच्छा, अगर आपने 60 दिन के अंदर लगा ली तो कोई शिकायत नहीं आएगी, बढ़िया फसल चलेगी और अच्छा सा उत्पादन भी मिलेगा, क्वालिटी भी अच्छी मेंटेन होगी। बढ़िया। प्याज के लगाने के बाद 3 महीने बाद हम उसकी
हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, प्याज लगा 3 महीने बाद, कमाल है। अब नर्सरी का समय 45 दिन और नर्सरी के बाद लगाने के बाद 3 महीने, तो लगभग 4.5-5 महीने की फसल जी हो गई है। और ये इरिगेशन का सिस्टम बताइएगा आप, थोड़ा पानी आता है और फिर क्यारियों में? हाँ, वहाँ हमारे पूरे खेतों में अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछी हुई है। इसका मैं उद्यान विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और सरकार को भी कि जिसने मतलब अच्छी 90% छूट दे के किसानों की बहुत बड़ी हेल्प की है। बिल्कुल। और हमारी मेहनत भी बचाई है, वरना हम मतलब गूल से अगर पानी लाते हैं तो पानी भी वेस्ट होता है, या फिर पाइपों जो पुराने ज़माने में वो काले पाइप चलते थे उसको हम पूरे खेतों ट्यूबवेल से लगा के हम तो 200 300 पाइप बिछाते थे। अब वो सब बंद हो गया और उसमें भी पानी बर्बाद होता था। बिल्कुल, जगह जगह हर एक पाइप में लीक करना, पानी बहुत बर्बाद होता था। अब इसमें पानी की बर्बादी बहुत कम हो गई। चलिए बात है मिट्टी की तरफ। मिट्टी जैसा कि यहाँ पर दिख रही है, वहाँ भी भुरभुरी दिख रही है और यहाँ भी दिख रही है। ये भी खेत प्याज के लिए तैयार हो रहा है। हाँ, ये प्याज के लिए खेत तैयार हो रहा है। तो हम आपको ऑडियंस को बताते हैं किस तरीके से मिट्टी को भुरभुरा करना है, क्या करना है, तो प्रोसेस को समझा दीजिएगा आप। पहले आपने वो रोटेवेटर बताया। पहले हम चलाते हैं कल्टीवेटर से हम गहराई करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कल्टीवेटर से जब गहराई हो जाती है तो मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए, ढींगा तोड़ने के लिए, मिट्टी को मतलब बड़े बड़े ढींगे तोड़ने के लिए रोटावेटर चलाते हैं। रोटावेटर से जब हमारा खेत महीन हो जाता है, मिट्टी महीन हो जाती है, फिर उस पर रोटावेटर के पीछे ये हम वो लगाते हैं मेड़ बनाने वाला यंत्र। अच्छा। हमारे यहाँ उसको तो घोड़ा कहते हैं और पता नहीं कहाँ क्या कहते हैं। और तो जब हम उसको मेड़ बनाते हैं तो ये हमारा मेड़ बनाने वाला यंत्र जो है मिट्टी अच्छा। धकेल के यहाँ गड्ढे कर देता है। ये जो है लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, ये गड्ढे का मतलब गड्ढे कर देता है। फिर हम इसको चला देते हैं तो ये हमारा पूरा प्लान कर देता है। वरना हमारे 2 आदमी इसी को प्लान करने में लगे रहेंगे। तो इसका काम है केवल प्लान करना और मिट्टी को मतलब और भी मतलब गहराई और मिट्टी की बखराई एक बार और हो जाती है, खेतों की बखराई एक बार और हो जाती है। बिल्कुल। ये डीजल से चलती है, किस चीज़ से चलती है? ये डीजल से चलता है। डीजल चलती है। चलिए चला के भी ऑडियंस को दिखाइएगा आप कैसे चलाते हैं ऐसे। ये स्टार्ट है। ये ऑडियंस देख पा रही होगी मिट्टी को किस तरीके से यहाँ रोटेट किया जा रहा है और एक प्लेन जो है मिट्टी होती जा रही है। तो चलिए हमने आपको विस्तार से दिखाया कि किस तरीके से खेती की जाती है और किस तरीके से ये खेत जो है प्याज की खेती के लिए तैयार हो रहा है। हाँ, इसमें प्याज बोई जा चुकी है और अभी हम 10 बीघा में लगाने वाले हैं। 10 बीघा में और प्याज लगने वाली है। चलिए, तो यहाँ पर टोटल ओनियन मैन ऑफ बुंदेलखंड है, तो टोटल यहाँ पर जितने प्लॉट दिख रहे हैं आपको वहाँ पर प्याज लग चुकी है और भी प्याज लगने वाली है। और कुछ ऑडियंस को कुछ खास संदेश, किसान भाइयों को कुछ खास कहना चाहें आप? किसान भाइयों से यही सलाह देना चाहूँगा कि हॉर्टिकल्चर से उद्यान विभाग उद्यान की मतलब खेती करें, जैसे आलू है, प्याज है, क्योंकि इनमें जो है अच्छा मुनाफा हो जाता है। मटर या गेहूँ, इनमें मौसम का बहुत प्रभाव होता है। अब इस साल मटर में जैसे पानी बरस गया तो 2-2.5 कुंटल का मटर निकल रहा है, तो वो हमारा 10,000 का बीघा।
या ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 हज़ार का बीघा निकलेगा। और प्याज हमारी करीब 50 कुंटल एक बीघे में निकलती है। 10 ही रुपए के रेट पे किया तो 50 हज़ार का बीघा हो गया, जिसमें हम 50% खर्चे भी मान लें तो 50 हज़ार रुपये बीघा तो बच ही गया। बिल्कुल। और मैं करीब 2 हेक्टेयर में प्याज लगा रहा हूँ, तो मेरी प्याज करीब 600 कुंटल के लगभग हो जाएगी। 600 कुंटल का मतलब 6 लाख रुपए। 6 लाख में हमारा 2 लाख 2.5 लाख रुपए खर्च हो जाएगा, तो 4-4.5 लाख रुपए 10 बीघे में निकालना ट्रेडिशनल फसलों से तो बेहतर है ही। बिल्कुल। तो किसान भाई इनकी बात मान सकते हैं और मान के एक अच्छा खासा मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। तो आप सब देख रहे थे जनता का राज, मैं राघवेंद्र राजपूत। धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।